हमारी धरती पर अंग्रेजों का राज नहीं चलेगा। क्या आप जानते हैं इतिहास का वो पन्ना जहां क्रांतिकारियों का सिर्फ शोर था और अंग्रेजों का खौफ। जी, आज हम संथाल विद्रोह के बारे में बात करेंगे। ये 1855-56 ईस्वी में हुआ था। आखिर ये विद्रोह क्यों हुआ था, इसका क्षेत्र कहाँ तक था और इसका प्रभाव हमारा भारतीय क्षेत्र में कहाँ कहाँ तक हुआ और किस टाइप से हुआ, हम उसको देखेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। ये संथाल विद्रोह जो हुआ था, संथाल विद्रोह ये 1855-56 ईस्वी में हुआ था। 55-56 ईस्वी में हुआ था। 55 से 56 ईस्वी में हुआ था। और इसका जो नेतृत्वकर्ता थे, नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू और चांद भैरव। और जिस क्षेत्र में हुआ था दोस्तों ये विद्रोह, उस क्षेत्र को दमन को कहा जाता था। क्षेत्र दमन को कहा जाता था। और ये क्षेत्र भागलपुर, अभी बिहार का भागलपुर से राजमहल तक का क्षेत्र था। इसी क्षेत्र में दोस्तों संथाल विद्रोह हुआ था। आइए देखते हैं। देखिए, संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, जो कि ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जनजातीय संघर्ष था। दोस्तों ये ब्रिटिश शक्ति के द्वारा पहला एकदम कठोर और ब्रिटिश को डरा देने वाला विद्रोह था, जिसको कहा जाता है संथाल विद्रोह। आइए, सबसे तीव्र एवं सशक्त जनजातीय विद्रोह था। तीव्र मतलब बहुत जल्दी से ये फैला हुआ विद्रोह था। इसका पृष्ठभूमि जैसे मैंने बताया कि दमन एको का क्षेत्र में हुआ था और कालखंड 1855-56 ईस्वी। नेतृत्वकर्ता सिद्धू कान्हू, चांद भैरव। ये दोस्तों था क्या कि 1765 ईस्वी में अंग्रेज को 1765 ईस्वी में दीवानी अधिकार मिला। और इसके द्वारा था क्या दोस्तों कि दीवानी अधिकार के तहत जो क्षेत्र था वो था बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और उस समय दोस्तों बिहार के अंदर ही झारखंड पड़ता था। तो अंग्रेजों के द्वारा जो शहरी क्षेत्र था, ग्रामीण क्षेत्र था, उस पे तो दीवानी व्यवस्था लागू किया ही गया, पर उनका था कि हम जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र प्लस दुर्गम क्षेत्र, वहां भी दीवानी
दीवानी अधिकार स्थापित करना था। और था क्या दोस्तों, वो चाहते थे कि हम जो संथाल का जो क्षेत्र है वो पहाड़ी क्षेत्र था, दुर्गम क्षेत्र था, जंगली क्षेत्र था, वहां भी वो अपना जो ये दीवानी व्यवस्था था वहां लागू करना चाहते थे अंग्रेज। देखिए यही ये था, ये आपका ये क्षेत्र है दामिनी को जिसको कहा जाता है, ये भागलपुर से राजमहल का जो क्षेत्र, इसी को दामन ए को कहा जाता था, इसी को दामन ए को कहा जाता था। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, हुआ क्या कि वो अंग्रेज तो पहले हम जो शहरी क्षेत्र था, ग्रामीण क्षेत्र था, इनको तो अपने चक्रव्यूह में जकड़ ही लिए थे। अब वो संथाल का जो दुर्गम एरिया था जहां संथाल लोग रहते थे, उस क्षेत्र को भी इसी चक्रव्यूह में फंसाना चाहते थे। ये देखिए शोषण का बहुआयामी चक्रव्यूह, और कारण भी आप समझ सकते हैं, कारण विद्रोह का कारण, एक जमींदारी व्यवस्था। कहने का मतलब है वही अस्थाई बंदोबस्त 1765 में जो लागू हुआ था, उन पर संथाल क्षेत्र में भी अस्थाई व्यवस्था लागू करना चाहते थे अंग्रेज। वहीं दूसरा हो गया उच्च लगान दर द्वारा निरंतर आर्थिक शोषण। दोस्तों उस क्षेत्र में भी उच्च मात्रा में लगान वसूल करने लगा, पूरा क्षेत्र अंग्रेज के द्वारा कब्जा कर लिया गया और उस क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में टैक्स वसूला जाने लगा, जिसके कारण वो विद्रोह करने के लिए आतुर हो गए। वहीं बेगारी एवं यातना, तो था क्या दोस्तों, बेगारी और यातना का मतलब क्या है? बेगारी प्लस यातना का क्या मतलब है? तो था क्या दोस्तों कि वो चाहते थे कि उस समय 1853 सब में 1853-54 में रेल बिछाने का कार्य हो रहा था, रेल पटरी बिछाने का कार्य होता रहा। और दोस्तों इसमें जो संथाल मजदूर था, मजदूर उनके द्वारा काम कराया गया। पर दोस्तों काम कराने के बाद मजदूरी देने में वो मजदूरी देना नहीं चाहते थे, मजदूरी नहीं देना चाहते थे। ये भी एक कारण था जो कि बेगारी मतलब बिना पैसा का काम करना। और दोस्तों यदि वो मजदूरी मांगते थे तो उनको जेल भेज दिया जाता, जेल भेजा जाना। कहने का मतलब है एक तो उनसे बिना पैसा का मजदूरी करवा रहे हैं, और उसके बाद यदि वो मजदूरी का पैसा मांग रहे हैं तो उनको आप जेल भेज देते हैं, जो कि सबसे इस यातना का मतलब यही था कि जेल भेजा जाना। उसके बाद और वो असंथाल लोग कष्ट में आ गए कि ये तो एक हमसे काम करवा रहे हैं, उसके बाद भी हमको पैसा नहीं दे रहा, और पैसा के लिए हम उनके पास जाते हैं मांगने के लिए तो वो हमको पैसा ना देकर जेल में डाल देते हैं। इससे उनको बहुत कष्ट हुआ और अंदर से उनका जो है ना, क्या बोला जाता है, खून खौलने लगा। तो ये देखिए, और क्या हुआ उस क्षेत्र में जो दमन को का क्षेत्र था, वहां संथाल लोग बाहरी लोग को अपने क्षेत्र में रहने देना पसंद नहीं करते थे। पर अंग्रेज के द्वारा जब
अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। उसके बाद दीकू को संथाल लोग, बाहरी का जो इंसान आदमी है, बाहरी आदमी, उसको संथाल लोग दीकू कहते थे। और साहूकारों का ऋण जाल में फंसना, कहने का मतलब है अब वो सब अंग्रेज के अंदर काम करते थे, वो पैसा देते नहीं थे, तो जो बाहरी साहूकार थे उनसे वो अपना घर चलाने के लिए पैसा वगैरह लेते थे। तो दोस्तों वो पैसा नहीं देने के कारण, और पैसा किस तरह से, वो यदि ऋण लेते थे तो उसको जमींदारों के द्वारा उच्च मात्रा में टैक्स वसूला जाता था उससे। वहीं कर चुकाने हेतु साहूकारों का भारी ब्याज ऋण करने की अधिक मात्रा में ऋण लिया जाता था। और ऋण चुकाने में असमर्थता होने पर, यानी कि कोई मान के चले ऋण नहीं चुका पाता है तो उसका भूमि छीन लिया जाता था। बेगारी क्या है के लिए व्यवस्था, बेगारी मतलब बिना पैसा का काम करना, निर्वाह मजदूर, निर्वाह मजदूर, बिना पैसा का काम उसको करना पड़ता था। बिना, आप काम तो कीजिएगा पर आपको काम के बदले पैसा नहीं मिलेगा। और घर चलाने के लिए ये साहूकार से पैसा लेते थे, तो अब उसको पैसा नहीं दोबारा दे पाते थे, वो तो एक उच्च मात्रा में ऋण लेते थे और पैसा नहीं दे पाते थे, तो वो भूमि उनका छीन लेते थे ये साहूकार और या फिर जमींदार। उसके बाद देखिए परंपरागत स्वशासन का विनाश, कहने का मतलब है संथाल लोग अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से व्यवस्था या फिर स्वशासन चलाते थे। स्वशासन का मतलब जो स्थानीय शासन होता था, संथाल लोग अपने हिसाब से चलाना चाहते थे और पहले भी चलाते थे। पर अस्थाई बंदोबस्त के बाद, कुछ अस्थाई बंदोबस्त के बाद जो है ना, उस क्षेत्र में अंग्रेज लोग अपना कानून लगाना चालू कर दिए, जिसके कारण उनके मन में एक अलग टाइप का भाव उत्पन्न हो गया अंग्रेज के प्रति, यानी कि लड़ाई करने का। देखिए उनके द्वारा जो नष्ट किया गया था अंग्रेज के द्वारा, वो परहा पंचायत था। अब आप बोलिएगा कि ये परहा पंचायत क्या होता है, तो परहा पंचायत यह होता था दोस्तों कि जो संथाल लोग थे आपस में ही, पुलिस, चौकीदार, मुखिया, सरपंच जो आधुनिक है, वो आपस में ही चुना करते थे। दरोगा वगैरह आपस में ही लोग, आपस के ही लोग में से किसी को चुनकर बना दिया जाता था। उसी तरह मान्य व्यवस्था था। पर जब ये लागू हो गया, उसके बाद ये कानून लागू हो गया जमींदारी व्यवस्था, तो उसके बाद जो थोपी गई व्यवस्था थी, ये व्यवस्था थी कि ब्रिटिश पुलिस, कहने का मतलब है संथाल क्षेत्र में भी ब्रिटिश पुलिस यानी कि बाहरी पुलिस का प्रवेश हो गया। ये भी उनका एक कारण था। औपनिवेशिक न्याय व्यवस्था, कहने का मतलब है न्याय भी अब आधुनिक तरीके से, ब्रिटिश तरीके से होगा, जिससे कि वो नाखुश थे। वो सब अपने तरीके से अपना जो स्थानीय न्याय था वो करते थे, पर ब्रिटिश का जो औपनिवेशिक न्याय उस क्षेत्र में थोपा गया जबरदस्ती, इससे भी उनके अंदर में एक आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई। तीसरा, सैन्य नियंत्रण। अब अंग्रेज के द्वारा पूरा दामन क्षेत्र को सैनिक के नियंत्रण में कर लिया गया, ताकि वो अपने हिसाब से कुछ न कर सके संथाल। अब ये सब बात देख के या फिर ये ऐसा कुछ देख के संथाल लोग को और आपत्ति होने लगी। उसके बाद ब्रिटिश शासन का दोहरा चरित्र का मतलब क्या है? अब दोहरा चरित्र का ये देख लीजिए। संथाल समूह में ब्रिटिश पुलिस एवं न्याय के व्यवस्था नहीं, केवल दमन। कहने का मतलब है जितना भी ये बताया गया कि वहां न्याय प्रणाली बढ़िया होगा, सैन्य पुलिस बढ़िया तरीके से देखभाल करेगी, पर ये सिर्फ नाम मात्र का था। यहाँ किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं था। उसके द्वारा सिर्फ उस क्षेत्र में गया था संथाल का दमन करने के लिए, और जमींदार और महाजन का पर वो उनका अंग्रेज का सहयोग था। ब्रिटिश पुलिस एवं न्याय व्यवस्था का पूर्ण संरक्षण। कहने का मतलब है जमींदार, महाजन, साहूकार जो है ना, इस पर ब्रिटिश पुलिस एवं न्याय व्यवस्था का संरक्षण था। कहने का मतलब है ये जो थे इस पर उत्पीड़न भी करते थे, तो इसी का पुलिस वगैरह साथ देते थे, इसी का सपोर्ट करते थे, महाजन सबका ही। और इससे ये हुआ दोस्तों कि एक पक्षपात पूर्ण न्याय हुआ। कहने का मतलब है देखते हैं एक तरफ ही न्याय का पल्ला बराबर नहीं है,
ये देखिए संथाल के तरफ ऊपर उठा हुआ है, और ये देखिए महाजन और साहूकार के पास पैसा रहता है तो उसके तरफ झुका हुआ है। और इससे ये हुआ दोस्तों कि शांतिपूर्ण समाधान नहीं हुआ, और अब संथाल लोग समझ लिए कि ये शांति तरीके से नहीं हो सकता, इसके लिए हमको अब हथियार उठाना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए उत्प्रेरक का क्या मतलब होता है, क्रांतिकारी का एक चिन्हकारी। कहने का मतलब उस समय का क्षेत्र, अब वो पुलिस लोग जबरदस्ती सबके साथ करते थे कि हाँ नहीं, तुमको यदि हम देख रहे हैं कि तुम थोड़ा सा देखने में सही नहीं है, चलो इसको उठा लो और इसको झूठी केस में फंसा कर इसको जेल में बंद कर दो, क्योंकि तुम मेरा विरोध कर रहा था, कोई दूसरा संथाल विद्रोह कर इसका विरोध कर रहा था इसीलिए। और उस पे एक था क्या, उस समय ऐसा हुआ, तत्काल में ऐसा हुआ कि वहां साधारण चोरी की घटना एक संथाल पर लगा दिया गया, और उसके द्वारा ये हुआ गया कि उन्होंने उसके द्वारा दरोगा द्वारा उसका गिरफ्तारी कर लिया गया। एक संथाल को झूठा चोरी के आरोप में दरोगा के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार कर लिया गया तो संथाल तो ऐसे भी अपना जो प्राचीन सैन्य व्यवस्था था, अपना जो परहा व्यवस्था था, परहा पंचायत व्यवस्था या मांझी व्यवस्था, वो लाना चाहते थे। अब ये ब्रिटिश जाके अपना कानून लादना चाहते थे, जिससे वो दुखी थे, और उसके बाद ये झूठ का चोरी का इंजाम लगाया गया, जिसके कारण वो एकदम पूरा आक्रोशित हो गए। और आक्रोशित होने के बाद जब दरोगा ने संथाल का एक जो आदमी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया, तो फिर बाकी जो संथाल उस क्षेत्र में थे उसके द्वारा दरोगा का हत्या कर दिया गया। समझे, यह घटना दशकों से सुलग रहे असंतोष का तत्कालिक कारण था। दोस्तों ये सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि ये चोरी का ही घटना था, संथाल के मन में बहुत पहले 100 साल से खुन्नस था। अब समझ रहे हैं, 1765 में वहां उसको दीवानी मिला, और उस समय 1765 से क्या हो गया 1855-56 तक, इतना समय तक वो शोषित रहे अंग्रेज के द्वारा। तो उनको तो लगेगा ही ना, ये तो मेरा शोषण कर रहा है, और मेरा हर व्यवस्था जो मेरा अपने तरीके से रहन सहन था, जंगल था, उसका था क्या दोस्तों, वो जंगल में ही रहते थे, वही जंगल को काट के वहां अपना खेती करते थे और उस क्षेत्र में रहते थे। अब उस क्षेत्र में अंग्रेज जाके उसका पूरा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिए, तो उनका मन में आक्रोश होना तो उचित था ना। बताइए उचित था या नहीं, आप सब तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। उसके बाद दोस्तों जब उनका गिरफ्तार कर लिया गया और दरोगा का हत्या कर दिया गया, तो उसके बाद उस पर जो बाकी जो जिसके द्वारा दरोगा का हत्या किया गया था, उसको बाकी जो पुलिस था उसको गिरफ्तार कर लिया, जो और लोग थे। अब गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों क्या हुआ, कुछ 1-2 दिन के बाद 30 जून 1855 में युद्ध का शंखनाद हो गया, जिसको बोला जाता है संथाल विद्रोह। युद्ध का शंखनाद हुआ, और जिस जगह से शंखनाद हुआ था वो गांव का नाम था भगनाडीह। और दोस्तों देखते ही देखते भगनाडीह में 400 गांव के लोग एकत्रित हो गए, 400 गांव के लोग एकत्रित हो गए, 400 गांव के लोग एकत्रित हो गए। और 400 गांव के लोग दोस्तों, जिसमें कि 6000 लोग आ गए, 6000 लोग, और 6000 लोग के द्वारा दोस्तों संथाल विद्रोह शुरू कर दिया गया। और उन्होंने स्वयं को ठाकुर का शिष्य घोषित किया। अब आप कमेंट में बताइए कि ठाकुर का शिष्य का मतलब क्या होता है। दोस्तों उसका मतलब हम बताते हैं, आइए यहाँ। तो ठाकुर का शिष्य का मतलब था क्या दोस्तों, कि वो सब ठाकुर को भगवान मानते थे अपना, और उनका वो सब पूजा करते थे। तो वो बोलते थे कि हम ठाकुर का पूजा करते हैं तो हम उसका शिष्य हैं, और उन पे मेरा पूरा विश्वास है, वो हमको इस आंदोलन में जीत दिलाएंगे ही। और देखिए, और वो दोस्तों अपना परंपरागत हथियार से ही लड़ाई शुरू किए, क्योंकि उनको आधुनिक जैसा न ही राइफल था, न ही बंदूक था, न ही तोप था। अब अंग्रेज के पास तो सब कुछ था, पर उसके पास दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था।
देखिए लिखा गया है ना, स्वयं को ठाकुर का शिष्य घोषित कर परंपरागत हथियार के साथ विद्रोह का ऐतिहासिक निर्णय, या मतलब कि आंदोलन को, विद्रोह को शुरू कर दिया गया कि अब ईश्वर का नाम को लेके मैं इस विद्रोह, संथाल विद्रोह को शुरू करता हूं। उसके बाद देखिए विद्रोह का विस्तार दोस्तों कैसे कैसे हुआ। देखिए युद्ध क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। दमन को जो क्षेत्र था टोटल, जहां भागलपुर से राजमहल का जो क्षेत्र था, इसको दमन को क्षेत्र कहा जाता था दोस्तों। और ये क्षेत्र दोस्तों देखते ही देखते देखते पूरा युद्ध भूमि में बदल गया। पूरा एकदम मार काट हो रहा है। और देखते ही देखते दोस्तों विद्रोह की संख्या 60,000 हो गई। 60,000 हो गई। और इसके द्वारा अंग्रेजी सेना पर हमला किया गया, अंग्रेजी पुलिस थाने पर हमला कर दिया गया, और डाकघरों पर भी भीषण हमले किए गए। सब जगह पर हमला करके सब तोड़ फोड़ किया गया। उसके द्वारा जो ये देखिए, ये आपका थाना था, जो बाहरी मंदिर था, उस पर हमला किया गया। ये रेल पटरी जो बनाया गया था, सबको तहस नहस संथाल लोग कर दिया गया। नहीं, मैं हम पे ईश्वर का हाथ है। हम आज ही अंग्रेज को जो है पूरा जो संथाल फरगना का क्षेत्र है, इसको हम इस क्षेत्र से निकाल के ही दम देंगे। क्यों? क्योंकि उस पे जो है ना, एक बोला जाता है ना, भूत सवार हो गया था अंग्रेज को भगाने का। और इस देखिए दमनको का संपूर्ण क्षेत्र एक भयंकर रणभूमि में बदल गया। लगता था कि यही रणभूमि है, यहाँ एकदम मार काट पूरा चल रहा है। उसके बाद देखिए क्या हुआ दोस्तों। अब देखिए ये दोस्तों, आप कितना परंपरागत जो हथियार है उससे आप कितना समय तक लड़ सकते हैं। कहने का मतलब है एक के पास आधुनिक सैनिक है, और आधुनिक सैनिक सुसज्जित सैनिक है, और एक व्यवस्थित तरीका से उसको गाइड करने वाला वहाँ एक शासन व्यवस्था है, और वहीं दूसरी तरफ ना ही कुछ विशेष टाइप का हथियार है। एक दो नेता बढ़िया है, उसका गाइड में कहाँ तक वो लड़ाई करेंगे। तो देखिए संथाल के पास था पारंपरिक हथियार ही था दोस्तों, जो कि, और दूसरा था कि उनके ठाकुर के प्रति अटूट विश्वास। यही दोनों के बल पे वो लड़ रहे थे। वहीं हाँ, लेकिन था दोस्तों ये कि उनके अंदर एकदम अदम्य साहस था। साहस तो एकदम भर के था, अदम्य साहस था। वहीं दूसरी ओर यदि पुलिस की, ब्रिटिश पुलिस का बात किया जाए, तो आधुनिक शस्त्र से सुसज्जित था, और औपनिवेशिक सैन्य बल भी था, जो कि वो कब्जा में क्या हुआ था भारतीय क्षेत्र और दूसरे जगह। वहां का एकदम सुसज्जित सेना से तो वो एकदम पूरा अपने क्षेत्र में लेके चलते थे, जिधर भी चलते थे पूरा सेना उसके साथ चलती थी। एक सुसज्जित सेना थी अंग्रेज को। उसके बाद देखिए ब्रिटिश दम का मतलब घमंड। ब्रिटिश घमंड को जो है ना एकदम दमन चकनाचूर कर दिया, चकनाचूर कर दिया दोस्तों। लगता था कि एकदम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ संथाल ही मारा गया, तीर बर्छा से भी वो मारते थे अंग्रेजों को, अंग्रेज पुलिस को। अब देखिए अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए मेजर बारो को भेजा, और उसके नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। पर हुआ क्या दोस्तों, संथालों ने गुरिल्ला युद्ध की नीति, देखिए संथालों ने अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति और अदम्य साहस से अंग्रेज सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया, और रणभूमि में मेजर बारो मारा गया और उसका हत्या कर दिया गया। कहने का मतलब है अंग्रेज ने तो मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी और बोला कि जाओ तुम संथाल जो विद्रोह रहा उसको कुचल दो। पर ऐसा हुआ नहीं दोस्तों, ये रणभूमि में ही मारा गया मेजर बारो। और जिस पद्धति से संथाल के द्वारा मेजर बारो और उस सेना का दमन किया गया था, वो था गुरिल्ला युद्ध। अब दोस्तों बताइए गुरिल्ला युद्ध क्या होता है। यदि आप सब में किसी को मालूम है कि गुरिल्ला युद्ध क्या होता है तो हमको बताइए, कमेंट में बताएं। तो था क्या दोस्तों, गुरिल्ला युद्ध का मतलब ये होता है कि छापा मार, यानी छुप छुप कर वार करना। मान के चलिए इधर से, आपके इधर से कोई अंग्रेज आ रहा है, अंग्रेजी सेना आ रही है, तो इधर कोई छुप के उस पर हमला कर दिया। फिर वो सब इधर गया तो इधर कोई आधा संथाल छुपा, इधर से हमला कर दिया। इसी को गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है। और कमेंट में बताएं कि गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, कीजिए कमेंट। और इस विजय ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव की हिला दी। अब दोस्तों जब मेजर बारो मारा गया,
अंग्रेज का जो सेनापति, जो मुख्य वहां गवर्नर था, उसको पता चला, अरे मेजर बारूद तो मारा गया। पूरा अंग्रेज से एकदम भयभीत हो गए, अरे इतना छोटा क्षेत्र में इतना मेरे बड़ी सेना, इतना सुसज्जित मेरी सेना को वो सब पराजित कर दिया, ऐसा कैसे हो गया? आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद कुछ समय के बाद दोस्तों, अब परंपरागत हथियार से अधिक समय तक आप लड़ाई नहीं कर सकते हैं, जबकि आपके सामने में इतना सुसज्जित सेना है और बड़े बड़े सेना है। उसके बाद हुआ क्या दोस्तों कि उस क्षेत्र को का क्रूर दमन किया गया, क्रूर दमन किया गया। क्रूर दमन किया गया अंग्रेजों के द्वारा, और संथाल के द्वारा इसे बलिदान कहा जाता है, जिसको कि सर्वोच्च बलिदान कहा जाता है, सर्वोच्च बलिदान कहा जाता है। और ब्रिटिश अधिकारी अलेक्जेंडर के द्वारा एवं थॉमसन के द्वारा क्रूर सैन्य कार्रवाई किया गया, जिसके तहत संथाल लोग पराजित हो गए और वो मारे गए, और आधुनिक हथियार के बल पर विद्रोह का अंग्रेजों के द्वारा दमन कर दिया गया। इसमें दोस्तों लगभग 15,000 लोग मारे गए, 15,000 लोग मारे गए। लोग क्या, 15,000 संथाल मारे, 15,000 संथाल मारे गए। विद्रोह पर नियंत्रण पा लिया गया, परंतु यह रक्त व्यर्थ नहीं गया। कहने का मतलब इस पर तो अंग्रेज ने विद्रोह पर नियंत्रण कर लिया था, पर जो संथाल का विद्रोह, संथाल के विद्रोह जो किया गया था और विद्रोह में जो मारे गए, उनका जो रक्त निकला वो रक्त व्यर्थ नहीं गया। आगे उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश नीतियों में अमूलचूल परिवर्तन। अभी तक दोस्तों इतना बड़ा जो परिवर्तन हुआ था, पहले कभी नहीं हुआ था। अमूलचूल परिवर्तन क्या हुआ, पहला परिवर्तन ये हो गया प्रशासनिक दर्जा, जो 1855 के पूर्व था, विद्रोह के पूर्व जो था, सामान्य बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था वही संथाल क्षेत्र, जिसको दामन एको कहा जाता था। लेकिन विद्रोह के बाद क्या हुआ, संथाल परगना घोषित किया गया और नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया। कहने का मतलब उसके बाद उस क्षेत्र को एक नॉन रेगुलेशन जिला घोषित कर दिया गया, और वहां का कानून वो संथाल लोग अपने हिसाब से करते थे, उनके द्वारा अपने हिसाब से किया जाएगा, ऐसा व्यवस्था किया गया। और स्थानीय स्वशासन में पहले क्या था दोस्तों, 1855 तक परहा पंचायत और मांझी व्यवस्था समाप्त कर दिया गया था, 1855 तक। लेकिन ये युद्ध 1857 के विद्रोह के बाद परहा पंचायत एवं मांझी व्यवस्था को की पुनः बहाली किया गया, यानी कि दोबारा उस क्षेत्र में ये अपना व्यवस्था लगा सकते थे, परहा पंचायत एवं मांझी व्यवस्था। उसके बाद भूमि अधिकारों की रक्षा, काश्तकारी अधिनियम 1856 ईस्वी में, सॉरी 1876 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। इसके द्वारा बाहरी लोग को जनजातीय भूमि के हस्तांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा गया। कहने का मतलब है इस अधिनियम के तहत जो संथाल क्षेत्र था उस पर बाहरी लोग ना ही जमीन ले सकते हैं, ना ही वहां अपना घर बना सकते हैं। इससे ये सब बना दिया गया इस एक्ट के तहत कि उस क्षेत्र में कोई दूसरा लोग नहीं जा सकते हैं। वहीं शोषण के विरुद्ध एक अस्थायी वैधानिक ढाल का निर्माण किया गया इसके द्वारा। और देखिए अमर विरासत दोस्तों, 1857 का जो क्रांति हुआ, कहीं ना कहीं उसका जड़ ये भी हो सकता है, इससे प्रेरणा भी उनको मिला। देखिए 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति इससे सीख लेता। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन की अजयता के मिथक को तोड़ दिया और आगामी राष्ट्रीय विद्रोह के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। कहने का मतलब है इस विद्रोह ने जो भारत का मन में डर था उसको समाप्त कर दिया गया, और इसमें अदम नेतृत्व, अदम संघर्ष और एकता की महत्ता को सर्वप्रथम जनजातीय समूह ने उजागर किया। इस विद्रोह ने उजागर किया, तो हम देखें ही। उसके बाद निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों कि राष्ट्रीय चेतना का सूर्योदय हुआ। जो भारतीयों के मन में अंग्रेज के प्रति डर था वो डर खत्म हुआ, और
जनजातीय विद्रोह की श्रृंखला में संथाल विद्रोह ने ब्रिटिश शासन के समक्ष सबसे कठिन चुनौती पेश की। इसने न केवल औपनिवेशिक सत्ता को अपनी नीतियां बदलने के लिए विवश किया, बल्कि मातृभूमि के प्रति बलिदान की भावना ने संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन के बीज बो दिए। कहने का मतलब है इस आंदोलन ने भारत में जो डर पैदा था अंग्रेज का वो खत्म कर दिया और एक विद्रोह करने का सिलसिला शुरू कर दिया। इसके बाद 1857 के विद्रोह अन्य विद्रोह शुरू हुआ। तो दोस्तों आज की कक्षा आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आगे की कक्षा आगे की क्लास में होगी। धन्यवाद।